First of all, I hope you all are fine and healthy. Only 2% increase in collision frequency is observed. Collision frequency is observed. अब जरा सोचने वाली बात क्या है, देखो बच्चों कि आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस आपने बढ़ाया, कोलिजन फ्रीक्वेंसी केवल 2% बढ़ी, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन बेटा 100% से 200% बढ़ गया। मतलब अगर रेट ऑफ रिएक्शन में मान के चलो मिनिमम 100% भी बढ़ा है, 100% भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा है, वो 2% मैंने मान लिया, उसमें से 2% किसकी वजह से बढ़ा होगा? नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ने की वजह से, कि भाई कोलिजन्स पर यूनिट टाइम बढ़ गए। लेकिन बाकी का 98% क्यों बढ़ा? बाकी का 98% क्यों बढ़ा, ये तो सोचने वाली बात है। यानी दिस अलोन कैन नॉट एक्सप्लेन द फुल फिनोमिनन। दिस कोलिजन फ्रीक्वेंसी अलोन कैन नॉट एक्सप्लेन द फुल फिनोमिनन कि भाई 2% कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ी, फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन 100% से 200% बढ़ गया। तो अब इसके पीछे क्या बात आएगी? अब यहीं पे बात आई इफेक्टिव कोलिजन्स और इनइफेक्टिव कोलिजन्स की। बेटा ऑल द कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव कोलिजन्स। वही कोलिजन्स जिसमें कोलॉइडिंग पार्टिकल्स हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, और उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को मैंने क्या बोला था? थ्रेशोल्ड एनर्जी। जिन कोलिजन्स में कोलॉइडिंग मॉलिक्यूल्स या कोलॉइडिंग पार्टिकल्स के पास मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, वही कोलिजन्स प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। सारे के सारे कोलिजन्स प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि, अच्छा एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूं, दो कार आ रही है आमने सामने से और आके टकरा गई, तो कार में डैमेज होगा, उसके लिए मिनिमम उन दोनों की कुछ काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि दो कार एकदम धीरे धीरे आ रही है और टच कर जा रही है और दोनों कार एकदम डैमेज हो जा रही है, नहीं हो रही है। मीन्स ऑल द कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव कोलिजन्स। एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगी कि हाँ भाई तेजी से दोनों कार्स आई, टकराई, तब जाके डैमेज कॉज हुआ। उसी तरह दो मॉलिक्यूल्स आएंगे, कोलिजन करेंगे और एक इफेक्टिव प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, उसका मतलब क्या है कि उनके पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाती है, उसको क्या कहा जाता था? एक्टिवेशन एनर्जी। इन ऑर्डर टू एक्टिवेट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो अब इस चीज को पढ़ना शुरू किया सबसे पहले अरेनियस ने। स्वांटे अरेनियस बेटा एक अपने साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिएक्शन रेट को थोड़ा सा करीब से पढ़ा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद अरेनियस इक्वेशन। Arrhenius equation. Arrhenius equation बेटा इन्होंने क्या कहा? इन्होंने रेट कांस्टेंट को बताया कि ये टेम्परेचर पे और एक्टिवेशन एनर्जी पे कैसे डिपेंड करता है। इन्होंने रेट कांस्टेंट के बारे में स्टडी की कि वो टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी पे कैसे डिपेंड करता है। तो इन्होंने एक इक्वेशन बनाई जिसको हम लोग कहते हैं अरेनियस इक्वेशन, एंड दैट इज रिटन एज k इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस EA बाई RT। k is equal to a e to the power minus EA by RT, where EA is what? Activation energy. EA is what beta? Activation energy. T is all you know, absolute temperature, मतलब टेम्परेचर केल्विन में लेना है। अच्छा R की वैल्यू देखो, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू अगर जूल में रहेगी तो R की कौन सी वैल्यू लोगे? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, एंड A इज व्हाट? A इज अ कांस्टेंट विच इज नोन एज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर मैं क्यों बोल रहा हूं? ये एक एक्सपोनेंशियल फैक्टर है इस इक्वेशन का,
उसके जस्ट पहले ए आ रहा है, इसलिए इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। तो ए इज नोन एज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर ठीक है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर। जरा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे लॉग लो बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA अपॉन RT। अच्छा, ln को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो एक 2.303 का फैक्टर यहां पे आएगा बच्चों, इधर ले जाओगे तो डिवाइड करेगा, तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, log ऑफ k इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस EA अपॉन 2.303 R एंड T। ठीक है, आपके जो थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट से सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल्स जो आते हैं, वो इसी इक्वेशन पे बेस्ड ज़्यादातर आएंगे। ठीक है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट पे, वो यहीं से बेस्ड ज़्यादातर क्वेश्चंस आएंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए अभी आज की क्लास में हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर इस इक्वेशन पे बेस करके आप लोगों से पूछे जाते हैं थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट में। जरा एक बात बताओ बच्चों, मैं एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ बिटवीन log ऑफ k एंड टेम्परेचर 1/T, तो ग्राफ बच्चों कैसा मिलेगा, जरा देखो तो। ये y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप की इक्वेशन है। यहाँ पे बेटा मैंने log k ले लिया और यहाँ पे बेटा मैंने 1/T ले लिया। तो बताओ, when 1/T is 0, जब ये टर्म 0 हो जाएगा तो log k will be equal to log a, means somewhere over here log a, this is log of a। स्लोप क्या है बेटा, इस इक्वेशन का जो स्लोप है वो क्या है, माइनस EA बाई RT। एक्टिवेशन एनर्जी पॉजिटिव होगी क्योंकि बढ़ाना है भाई एनर्जी को, और नीचे वाला टर्म भी पॉजिटिव है और साइन लगा हुआ है नेगेटिव, मींस दिस स्लोप बिकम्स अल्टीमेटली नेगेटिव। ये एक नेगेटिव स्लोप है। यहां पे स्लोप को क्या बोलोगे, स्लोप गिव्स अस माइनस EA अपॉन 2.303 R। अब देखना, आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस चेक करना बेटा, कई बार क्या करता है एग्जाम में कि आपको log k वर्सेस 1/T का ग्राफ दे देगा, ठीक है, और स्लोप की वैल्यू दे देगा, और स्लोप की वैल्यू देने के बाद आपसे क्या पूछ लेगा, एक्टिवेशन एनर्जी। जरा एक क्वेश्चन ऐसा हम लोग करके देखते हैं, कैसे आसानी से निकाल सकते हो भाई। अपने को स्लोप पता रहेगा तो हम लोग सीधे क्या करेंगे, माइनस EA अपॉन 2.303 R इज इक्वल टू स्लोप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैं यहां पे आपको देता हूं, इफ स्लोप ऑफ log k versus 1/T graph is, if slope of log k versus 1/T graph is 1 upon 2.303 into 10 to the power 3, then find the value of activation energy in joules. Then find the value of activation energy in joules. ठीक है बच्चों। अच्छा, ग्राफ का जो स्लोप दिया रहेगा वो नेगेटिव में दिया रहेगा, मैंने केवल न्यूमेरिकल वैल्यू पहले लिखी थी,
इसको आप स्लोप को नेगेटिव में लोगे, क्योंकि वी ऑल नो इट वेल कि ये स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। लॉग के वर्सेस 1/t प्लॉट का स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। आपने सीधे वैल्यू पुट की बेटा, आपको पता था पहले कि इस ग्राफ का स्लोप क्या होता है, -EA/2.303 r इज इक्वल टू -1/2.303 इंटू 10⁻3। ठीक है बेटा, ये माइनस साइन गया, 2.303 2.303 कैंसिल। EA इज इक्वल टू R इंटू 10⁻3। अब R की वैल्यू क्या है, जूल वाली वैल्यू बताओ बेटा, 8.314 इंटू 10⁻3। दिस इज इन जूल्स। किलो जूल्स में पूछा होता तो क्या कर देते, डिवाइडेड बाई 10⁻3। किलो जूल्स में पूछा होता तो क्या कर देते, इसी वैल्यू को 10⁻3 से डिवाइड कर देते, जूल से किलो जूल में जाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप का अगर सवाल आया तो बहुत आसानी से कर देना है। अच्छा एक बात बताओ, दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे किसी भी रिएक्शन का अगर दो अलग अलग टेम्परेचर पे अपने को रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता हो, दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे अगर अपने को रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता हो, तो क्या अरेनियस इक्वेशन की हेल्प से आप एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से मेरी बात को सुनो, दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे मुझे रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता हो, तो क्या आप अरेनियस इक्वेशन की हेल्प से एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका आंसर होना चाहिए बिल्कुल सर, आसानी से किया जा सकता है। देखो कैसे अरेनियस इक्वेशन कैसे हेल्प करेगी, हम लोग एक उसका फॉर्म डेवलप करके जनरलाइज करके उसको अपने पास रेडीमेड फॉर्मूला के रूप में रख लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अगर टेम्परेचर T1 पे रेट कांस्टेंट K1 है, तो log ऑफ K1 इज इक्वल टू log ऑफ A माइनस EA अपॉन 2.303 R। बोलो टेम्परेचर T1 बेटा, ठीक है। अब देखो, फॉर अ गिवन रिएक्शन वैल्यू ऑफ A रिमेन्स कांस्टेंट ओवर अ फेयरली वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। मैंने क्या बोला, फॉर अ गिवन रिएक्शन वैल्यू ऑफ A रिमेन्स कांस्टेंट ओवर अ फेयरली वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। अच्छा खासा टेम्परेचर रेंज में A की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो टेम्परेचर T1 से मैं T2 ले गया हूं, मान लो 10-20 डिग्री सेल्सियस मैंने बढ़ाया है, तो A को हम क्या मान के चलेंगे तब तक, कांस्टेंट। तो अगर टेम्परेचर T1 से लेके हम T2 गए और रेट कांस्टेंट K1 से K2 गया है, तो वी हैव टू सी कि log ऑफ K2 इज इक्वल टू log ऑफ A माइनस EA अपॉन 2.303 R टेम्परेचर बोलो बच्चा T2। इस टेम्परेचर रेंज में हम एक्टिवेशन एनर्जी को भी क्या मान के चल रहे हैं, कांस्टेंट। इट इज अंडरस्टूड, ठीक है। नाउ सब्सट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, पहले वाले को दूसरे में से बेटा घटा दो, तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा बेटा, log K2 माइनस log K1। इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, log ऑफ K2 बाई K1। log K2 माइनस log K1 को क्या लिखा जा सकता है, log ऑफ K2 बाई K1। दिस इज इक्वल टू log A माइनस log A, कैंसिल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, माइनस EA अपॉन 2.303 R T2, और माइनस माइनस प्लस, इसको घटा रहे हो ना, तो माइनस माइनस प्लस EA अपॉन 2.303 R T1। ठीक है बच्चों, जरा देखो तो EA अपॉन 2.303 R कॉमन निकल जाएगा, बिल्कुल सही। तो आप इसको और सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। ऐसी सिमिलर इक्वेशन, थोड़ी ऐसी दिखने वाली इक्वेशन आप ऑलरेडी एक पढ़ चुके हैं। कौन सी, क्लास 11th में आपने पढ़ी थी इक्विलिब्रियम चैप्टर में, वेंट ऑफ इक्वेशन। बस अंतर क्या था, वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी की जगह आपने एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन डेल्टा H पढ़ा था।
और K2 K1 यहाँ पे रेट कांस्टेंट है, उसकी जगह पे वहाँ पे आपने क्या पढ़ा था K2 K1 को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। तो ठीक है, 3 इक्वेशंस देखो अपने सिलेबस में ऐसी हैं जिनका जो सिमिलर दिखती हैं एक जैसी, क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, अपनी अरेनियस इक्वेशन और तीसरी वैन हॉफ इक्वेशन, लेकिन तीनों का काम बिल्कुल अलग है। वैन हॉफ इक्वेशन बताती है अपने को रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, टेम्परेचर एंड एंथैल्पी चेंज। ठीक है, क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन अपने को बताती है वेपर प्रेशर, टेम्परेचर और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, जबकि अरेनियस इक्वेशन अपने को बताती है रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी। तो 3 इक्वेशन दिखती एक जैसी हैं, लेकिन तीनों का काम, तीनों का रोल अलग अलग है। ठीक है, इस इक्वेशन पे बेस्ड भी डायरेक्टली आपसे सवाल पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे किसी ने पूछ दिया सपोज आपसे बच्चों किसी ने पूछा कि इफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इज 2.303 into 8.314 into 10 to the power 4, ठीक है बच्चों, जूल, इतना जूल, एंड if rate constant K is equal to 10 to the power 4 at 300 Kelvin, then find the value of rate constant, then find the value of K at 310 Kelvin। ये रेट कांस्टेंट है, ये केल्विन है, ये केल्विन है, ये भी केल्विन है और ये रेट कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, क्या बोला है, एक टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट दे दिया है, दूसरे टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है। मतलब अपने को T1 पता है, T2 पता है, K1 पता है, एक्टिवेशन एनर्जी भी गिवन है, K2 नहीं बता दोगे इस इक्वेशन को यूज करके, बस क्या करना है, वैल्यू डालनी है। देखो, लॉग ऑफ K2 अपॉन, बोलो K1 कितना गिवन है बच्चों, 10 to the power 4, दिस इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। देखो डाटा इतना सिंपल दिया हुआ है ताकि कैलकुलेशन में आपको अभी मेहनत ना करनी पड़े, लेकिन एग्जाम में इतना सिंपल डाटा नहीं आएगा, तो थोड़ी कैलकुलेशन अपनी अच्छी रखेंगे सब लोग बच्चे। 303 इंटू 8.314 इंटू 10 to the power 4 अपॉन, नीचे बोलो क्या है, 2.303 R, 2.303 R की वैल्यू बेटा 8.314, और बोलो 1/T1, T1 टेम्परेचर कितना था 300, T2 टेम्परेचर कितना है 310, 1/300 माइनस 1/310, देखो कैंसिल कैंसिल। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, बस आगे तो कैलकुलेशन पार्ट है। लॉग ऑफ K2 बाय 10 to the power 4 इज इक्वल टू 10 to the power 4 को मैंने ऐसे लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाय, इसको सॉल्व करिए बेटा, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, 10 अपॉन 300 इंटू 310, 10 अपॉन 300 इंटू 310। बेटा देखिए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, लॉग K2 बाई 10 to the power 4 की वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 10 इंटू 10 100 अपॉन
31 इंटू 3 93। यहाँ से 100/93 की वैल्यू निकालोगे, एंटी लॉग लोगे, उसमें 10 टू द पावर 4 जाके मल्टीप्लाई करेगा और K2 की वैल्यू आ जाएगी, K2 की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आप लोग कैलकुलेशन यहीं पे वीडियो पॉज करके कर लेंगे, ठीक है। वीडियो पॉज करिएगा बेटा और इस कैलकुलेशन को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इस टाइप का सवाल भी इस पे पूछा जा सकता है। एक और सिंपल सा सवाल इस पे लेके देखते हैं जरा। मैं बोल रहा हूं कि अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से, अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से रेट कांस्टेंट की वैल्यू डबल हो जा रही है, जैसा कि ज़्यादातर रिएक्शंस में देखने को मिलता है। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से रेट कांस्टेंट की वैल्यू बेटा डबल हो जा रही है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। और 10 डिग्री सेल्सियस रेंज में आपको पहले ही बता दे रहा हूँ 300 टू 310 केल्विन, ठीक है। इफ मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, टेम्परेचर T1 से T2 जा रहे हैं 300 केल्विन से 310 केल्विन, सच दैट K1 से कहाँ पहुंच जा रहे हैं, जस्ट डबल हो जा रहा है रेट कांस्टेंट, कितना 2K1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। जरा देखो तो बच्चों कैसे करोगे इसको। लॉग ऑफ K2 बाई K1, K2 कितना है बेटा 2K1 बाई K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 और 1/300 माइनस 1/310। K1 कैंसिल। log 2 की वैल्यू आप लोग जानते हैं कितना 0.3010, ठीक है। ये आके इधर मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाइड बाय 2.303 मल्टीप्लाइड बाय R भी आके मल्टीप्लाई करेगा, कितना होगा जूल में हम लोग आंसर अगर बताते हैं तो 8.314। अच्छा, कैलोरी में आंसर अगर बताना होता, एक्टिवेशन एनर्जी का आंसर अगर कैलोरी में बताना होता तो R की वैल्यू क्या होती है कैलोरी में, कैलोरी पर मोल पर केल्विन में 1.987 यानी नियरली 2। हम लोग 2 रखते हैं यहाँ पे 8.314 की जगह, अगर आंसर जूल में ना दे के कैलोरी में देना होता। और बोलो क्या आके मल्टीप्लाई करेगा 310 मल्टीप्लाइड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 310 और डिवाइड क्या करेगा बेटा, जो यहाँ पे 310 माइनस 300 करोगे तो 10 एक फैक्टर ऊपर आएगा, वो यहाँ आके डिवाइड करेगा। दिस इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी इन जूल्स, एक्टिवेशन एनर्जी इन जूल्स। मुझे लगता है मेरे बच्चे ये कैलकुलेशन अपने से कर लेंगे, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। Suppose for a given reaction value of rate constant K is given as value of rate constant K is given as for a given reaction value of rate constant K is given as 10 to the power 6 into e to the power minus 40,000 by T, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। आपसे क्या पूछा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो हम लोग जानते हैं
कि ये अरेनियस इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा है, तो इसको किससे कंपेयर कर लोगे बच्चों? अरेनियस इक्वेशन से कंपेयर कर लोगे। अरेनियस इक्वेशन से बेटा कंपेयर करेंगे आप, तो अरेनियस इक्वेशन कैसी थी? k इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस EA बाई RT। अब बताओ कंपैरिजन करने के बाद क्या पता चला? ये 10 टू द पावर 6 क्या है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर दिया हुआ है। और ये ये जो 40,000 एक नंबर दिया हुआ है उसको हम क्या लिख सकते हैं? EA अपॉन R, EA अपॉन R। तो आपने सीधे क्या किया? EA अपॉन R इज इक्वल टू 40,000। और आपसे इस बार एक्टिवेशन एनर्जी जूल में नहीं पूछा है, कैलोरी में पूछा है। किस में पूछा है? कैलोरी में। तो R की वैल्यू क्या रखोगे आप बेटा? कैलोरी पर मोल पर केल्विन में R की वैल्यू क्या होती है? 2। मैंने क्या बताया था? 1.987 होती है, उसको राउंड ऑफ करके क्या रख लोगे? 2। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? ये R इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा 2 इंटू 40,000 एंड दैट विल बी इक्वल टू 80,000। वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80,000। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक थ्योरी दी थी अरेनियस ने कि रेट कांस्टेंट को कैसे पढ़ा जा सकता है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट्स हुए तो पाया गया कि ये इक्वेशन पूरी तरह सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। दिस इक्वेशन वाज नॉट फुल्ली सेटिस्फैक्ट्री। तो थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में गए और कोलिजन थ्योरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई की। और कोलिजन थ्योरी में ऐसे तो यूनिमोलिकुलर कोलिजन्स भी पढ़ना है, लिंडमैन हाइपोथेसिस, और बाईमोलिकुलर कोलिजन्स भी पढ़ना है बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स, बिटवीन टू डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स। लेकिन ये सब बहुत हायर स्टडीज़ में चला जाएगा, तो जितना अपने सिलेबस तक रहना है अपने को उतने पे ही स्टिक करेंगे। ठीक है, तो मैं बाईमोलिकुलर कोलिजन बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स लेके आपको एक जरा कुछ दिखाता हूं। हो क्या रहा था? कोलिजन थ्योरी में बोला गया, देखो कोलिजन थ्योरी में सबसे पहले कोलिजन थ्योरी में बोला गया कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी। जितने ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे पर यूनिट टाइम, उतने ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उतना ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी। उसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा Z से, उसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा Z से। ठीक है, फिर बोला गया कि नॉट ऑल द कॉलिजन्स आर इफेक्टिव कॉलिजन्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हर एक कॉलिजन से प्रोडक्ट फॉर्म हो ये जरूरी नहीं है। मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को उसको क्रॉस करना होगा। एक थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर जो होता है उसको क्रॉस करना होगा। कैसे? जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेशन एनर्जी सप्लाई होगी तब जाके वो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाता है। ठीक है, तो बोला गया कि तो इफेक्टिव कॉलिजन्स, इसको बोल्ट्जमैन फ्रैक्शन बोलते हैं। बोला गया कि व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स? फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स वाज फाउंड टू बी इक्वल टू e टू द पावर माइनस EA बाई RT। EA क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना है, मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए। तो इतनी एनर्जी के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फ्रैक्शन क्या है? F। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स कितने थे? Z। उसमें से इफेक्टिव कॉलिजन्स की फ्रैक्शन क्या थी? e टू द पावर माइनस EA बाई RT। तो नाउ जो रेट कांस्टेंट k है दैट वाज सपोज टू बी k इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स इनटू फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स e टू द पावर माइनस EA बाई RT। e टू द पावर माइनस EA बाई RT। रेट के बदले रेट कांस्टेंट लिख लो। ठीक है, ये कोलिजन थ्योरी में सबसे पहले सोचा गया। अब जब अलग अलग रिएक्शंस पे अप्लाई किया गया, ध्यान दो, जब अलग अलग रिएक्शंस पे इसको अप्लाई किया गया, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सिंपल रिएक्शन लेता हूं
CH3 plus CH3 gives C2H6, ठीक है, CH3 plus CH3 gives C2H6। और एक मैं डायल्स-एल्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक मैं डायल्स-एल्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, ठीक है बच्चों। इसके लिए जो एक्सपेरिमेंटली के ऑब्जर्व किया गया, के ऑब्जर्व, और इसके लिए जो एक्सपेरिमेंटली के ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, जो थ्योरेटिकली हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे फ्रॉम कोलिजन फ्रीक्वेंसी डाटा एंड फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डाटा, इस बेसिस पे हमने एक थ्योरेटिकल वैल्यू रेट कांस्टेंट की निकाल ली थी एट अ गिवन टेम्परेचर कि इतना होना चाहिए रेट कांस्टेंट, और एक्सपेरिमेंटली मैंने रेट के थ्रू रेट कांस्टेंट की वैल्यू ऑब्जर्व की कि भाई एक्चुअली रेट कांस्टेंट की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए है कितनी। तो इसका वैल्यू जो थी इट वाज 5 टाइम्स ऑफ के थ्योरेटिकल, और इसकी वैल्यू जो थी इट वाज अराउंड 10 to the power 5 टाइम्स ऑफ के थ्योरेटिकल। मतलब थ्योरेटिकली जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, सॉरी, फाइव टाइम्स ऑफ के ऑब्जर्व्ड वाज इक्वल टू के थ्योरेटिकल, और यहां पे 10 to the power 5 टाइम्स ऑफ के ऑब्जर्व्ड वाज इक्वल टू के थ्योरेटिकल। यानी जो हम लोग थ्योरेटिकली वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज ऑलमोस्ट 5 गुना से 1 लाख गुना ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू। जो ऑब्जर्व वैल्यू रेट कांस्टेंट की है बेटा वो कम है, देखो के थ्योरेटिकल अपॉन 5 और के थ्योरेटिकल अपॉन 10 to the power 5, 5 गुना से 1 लाख गुना ज्यादा तक हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर ले रहे हैं रेट कांस्टेंट की, और एक्चुअली जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू आ रही है दैट इज मच लेस। वो 5 गुना से लेके 1 लाख गुना तक कम आ रही है रेट कांस्टेंट की वैल्यू। यानी जो हम थ्योरेटिकल इक्वेशन हम लोगों ने डेवलप की है कोलिजन थ्योरी से, उसमें हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू को क्या कर ले रहे हैं, ओवर एस्टिमेट कर ले रहे हैं। एक्चुअल वैल्यू देखो, असली वैल्यू तो क्या होती है, सबसे ज्यादा सर्टिफाइड वैल्यू क्या है, जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यू, रियल तो वही है। थ्योरेटिकली तो हमने बेटा पेन पेपर से किया, कुछ थियरी बनाई, उसके बेसिस पे हमने कुछ प्रेडिक्शन की, लेकिन एक्चुअल चीज क्या होती है, जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस होती हैं। तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यू जो थी दैट वाज लेस देन द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। अब इस समस्या को कैसे दूर किया जाता, हमने क्या गलती कर दी है अपनी इक्वेशन बनाते टाइम कि हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से ज़्यादा कैलकुलेट कर ले रहे हैं। क्यों ज़्यादा कैलकुलेट कर ले रहे हैं, हमने सब कुछ तो सही सोचा कि भाई हाँ सारे कोलिजन्स प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, केवल इफेक्टिव कोलिजन्स ही प्रोडक्ट बनाएंगे, केवल इफेक्टिव कोलिजन्स ही प्रोडक्ट बनाएंगे। अभी तो हमने कोई गलती नहीं की, अगर मैं बोल देता सारे कोलिजन्स प्रोडक्ट बनाएंगे तब तो मैं गलत था, लेकिन जब मैं बोल रहा हूं कि ओनली इफेक्टिव कोलिजन्स विल फॉर्म द प्रोडक्ट तब तो मैं सही हूं, क्योंकि मैंने एनर्जी का कंसिडरेशन बिल्कुल सही किया है। देखो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से अगर हम लोग दोबारा देखें, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये एनर्जी है बेटा, बोलो इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास ऑलरेडी इतनी एनर्जी है, एक्स्ट्रा एनर्जी इसको कितनी चाहिए ताकि ये इस बैरियर को क्रॉस कर सके, उसी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यानी मॉलिक्यूल को, रिएक्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए यहीं पे क्या फॉर्म होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक ना। इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसी को क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। एंड दिस इज व्हाट, डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, ठीक ना। तो अब तो हमने देख लिया ना कि भाई जो एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर चुके हैं मॉलिक्यूल्स, देखो इस इक्वेशन में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अबव एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने पढ़ा था वो यही तो था। तो अपने से गलती क्या हो रही है, हम लोग आखिर क्या गलत कर रहे हैं कि हमारा जो के है वो ज़्यादा आ जा रहा है। हमने स्टेरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर को अभी तक कंसीडर नहीं किया है, हम लोग भूल गए। जब मैंने तुम लोगों को टेम्परेचर डिपेंडेंस पढ़ाया था तो वहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी फैक्टर के बारे में थोड़ी चर्चा हुई थी। यहाँ पे थोड़ा उसको और डिटेल में देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी फैक्टर हम कहाँ से ला रहे हैं। तो देखो कोलिजन थियरी में अब अपने पास बेसिस कोई नहीं है,
क्योंकि कोलिजन थ्योरी के हिसाब से हम बिल्कुल सही चल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, इसी के बेसिस पे रेट कांस्टेंट आना चाहिए। थ्योरेटिकली हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू है के का वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या ऑब्जर्व वैल्यू से मैच नहीं कर रहा है, तो उसके लिए एक एडजस्टमेंट कर रहे हैं। हमने रैंडमली एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जिसको हमने बोला प्रोबेबिलिटी फैक्टर। उसका क्वालिटेटिव बेसिस तो अपने को पता है, बट क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट नहीं पता है कि वो कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट अगली थ्योरी में हम लोग सीखेंगे कि भाई वो क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। कोलिजन थ्योरी ने बोला कि ठीक है, हमारा वैल्यू ज़्यादा आ जा रही है तो चलो इसको थोड़ा घटा देते हैं, एक नया टर्म इसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और उन्होंने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया जिसकी वैल्यू थी लेस देन 1, pz e टू द पावर माइनस EA बाई RT। इस P को ही उन्होंने क्या बोला, स्टेरिक फैक्टर और प्रोबेबिलिटी फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर या ओरिएंटेशन फैक्टर। कहने का मतलब क्या है बच्चों, यहां पे जरा समझो। बोला गया कि ठीक है भाई, मॉलिक्यूल के पास सफिशिएंट एनर्जी है, अब वो आके कोलिजन करेगा तो प्रोडक्ट बनना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि सफिशिएंट एनर्जी के मॉलिक्यूल्स भी कोलिजन करके प्रोडक्ट बनाएं। क्यों? अगर वो प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल SN2 रिएक्शन में अगर हम लोग देखें तो लीविंग ग्रुप के बैक साइड से बेटा न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना चाहिए ना, तभी तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब मैं बोल रहा हूं कि न्यूक्लियोफाइल के पास भी सफिशिएंट एनर्जी है और अपने सबस्ट्रेट के पास भी सफिशिएंट एनर्जी है, लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है SN2 में वो लीविंग ग्रुप के साइड से ही हो जा रहा है, तो रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि वहां पे प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। तो यहां पे एक ओरिएंटेशन फैक्टर को भी अपने को कंसीडर करना था कि नॉट ऑल द मॉलिक्यूल्स हैविंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी कोलाइड विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। That's why not all the molecules having sufficient amount of energy result into the product formation. बात समझ में आ रही है? तो अब क्या किया हमने, कोलिजन थ्योरी में रैंडमली ये एक फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन इसका कोई मैथमेटिकल अपने पास सपोर्ट नहीं था कि ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए फॉर अ गिवन रिएक्शन। वो चीज़ जब हम अगली थ्योरी पढ़ेंगे, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, तब मैं उसका आपको मैथमेटिकल बैकग्राउंड दूंगा कि भाई वो एक्चुअली इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था। दैट वाज ड्यू टू एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन, इतना अभी बता दे रहा हूँ आपको, लेकिन आगे जब मैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी पढ़ाऊंगा तब उसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड आपको कायदे से पता चलेगा। ठीक है बच्चों? तो इफ वी कंपेयर, और ये कोलिजन थ्योरी थी, इसी को क्या बोल दिया, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कोलिजन थ्योरी। अब मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कोलिजन थ्योरी में प्रोबेबिलिटी फैक्टर को एक्स्ट्रा इंक्लूड कर लिया है, जिसकी वजह से अब प्रोबेबिलिटी फैक्टर, प्रोबेबिलिटी जानते हो भाई, किसी चीज की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 100% यानी 1। तो अगर प्रोबेबिलिटी 1 होगी तो बताओ कोलिजन थ्योरी का जो कैलकुलेटेड रिजल्ट है वही ऑब्जर्व्ड रिजल्ट भी आएगा रेट कांस्टेंट की वैल्यू में। ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंट आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर कुछ 1 से कम होगा। अगर के ऑब्जर्व कम आ रहा है यानी प्रोबेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से कम रही होगी। सारे मॉलिक्यूल्स प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं रहे होंगे, इसलिए इन स्पाइट ऑफ हैविंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी द कोलिजन डिड नॉट रिजल्ट इनटू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, दिस वाज अबाउट कोलिजन थ्योरी। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि उसको मॉडिफाई किया गया अकॉर्डिंग टू द नीड, क्योंकि ऑब्जर्व्ड वैल्यू रेट कांस्टेंट की कम थी। मॉडिफाई कैसे किया गया? बाय इंट्रोड्यूसिंग द प्रोबेबिलिटी फैक्टर, लेकिन उसका कोई मैथमेटिकल बेसिस उन्होंने नहीं दिया। तो अब कोलिजन थ्योरी से भी एक एडवांस थ्योरी आई जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। इसमें जो स्टेरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है उसका मैथमेटिकल बेसिस भी आपको पता चल जाएगा। तो जो अपनी अगली और लास्ट थ्योरी है इस चैप्टर की रिएक्शन रेट में, वो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ACT, या इसको और दूसरे नाम से बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, इसको TST, या एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी ARR। तो 3 नाम से एक ही थ्योरी को बुला सकते हो आप, क्या? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी या ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी
या एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थियरी। ठीक है, इसमें क्या होगा, बस जो ड्रॉबैक था, जो पता नहीं चल पा रहा था कि कोलिजन थ्योरी में प्रोबेबिलिटी फैक्टर कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है, उसका मैथमेटिकल सपोर्ट हम लोग ढूंढेंगे। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इन्होंने बोला कि भाई कोलिजन के बाद डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होंगे प्रोडक्ट में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। जब कोलिजन होगा तो एक हाई एनर्जी की स्टेट आएगी जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और वहां पे जो केमिकल स्पीशीज फॉर्म होंगी उनको बोलेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। उनको क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मतलब अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से दिखाऊं आपको, तो आप कह सकते हैं, फिर से वही बात, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, एनर्जी एंड टाइम। ठीक है बच्चों, दिस इज आवर एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, यहां पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इतना तो पता चल जा रहा था कि ट्रांजिशन स्टेट एक आ रही है, हाई एनर्जी स्टेट, लेकिन उसके बारे में कोलिजन थ्योरी ज़्यादा चर्चा नहीं कर रही थी। उसके बारे में जो मेन चर्चा होगी बेटा, वो इस थ्योरी में होगी। इसका रोल मेन इस थ्योरी में अपने को देखने को मिलेगा। इसमें क्या कहा गया कि भाई जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, जो हाई एनर्जी स्टेट है, जब दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन किए हैं तो जो एक हाई एनर्जी स्टेट आई है जहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है, दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज इन इक्विलिब्रियम विद रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। क्या बोला इन्होंने, दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज इन इक्विलिब्रियम विद रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज व्हाट, रेट ऑफ रिएक्शन इज रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इनटू प्रोडक्ट। इन्होंने बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन में जितने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स यहां पे जनरेट हुए हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट में नहीं आएंगे, उसमें से कुछ वापस रिएक्टेंट में चले जाएंगे, कुछ प्रोडक्ट में आएंगे। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, दैट इज नॉट एक्चुअली रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ध्यान देना, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, दैट इज नॉट एक्चुअली रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, दैट इज एक्चुअली रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इनटू प्रोडक्ट। क्योंकि अल्टीमेटली तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट से हम लोग देखेंगे ना कि रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है एक्चुअली। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि जितने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जनरेट हुए हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट में नहीं आएंगे, वो कुछ रिएक्टेंट में जाएंगे वापस और कुछ प्रोडक्ट में आएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन में वही काउंट होंगे जो प्रोडक्ट में आ रहे हैं, जो वापस रिएक्टेंट की तरफ चले गए उनको रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग कोई जगह नहीं देंगे। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कोलिजन थ्योरी का ड्रॉबैक, क्यों उनको प्रोबेबिलिटी फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ा था, क्योंकि वो इस चीज को नहीं जान रहे थे कि हाई एनर्जी स्टेट में जाने के बाद भी वो वापस आ सकता है। ठीक है, हाई एनर्जी स्टेट में जाने के बाद वो वापस भी आ सकता है और आगे भी जा सकता है। लेकिन ये बात किसने बताई, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी ने। तो इन्होंने क्या बोला कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर इन इक्विलिब्रियम विद एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स and rate of reaction is rate of transformation of activated complex into product। यहां पे रेट कांस्टेंट अपना K, रेट कांस्टेंट K। तो एक वाइन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने K की वैल्यू जब पता की तो K को उन्होंने पाया कि K इज इक्वल टू RT अपॉन NH K बार, where K bar is what? Equilibrium constant। इक्विलिब्रियम किसके किसके बीच में सेटअप हुआ है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच में। क्यों इक्विलिब्रियम बोल रहा हूं बेटा, क्योंकि रिएक्टेंट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में भी जा रहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के कुछ मॉलिक्यूल्स वापस रिएक्टेंट में भी आ जा रहे हैं। ठीक है, तो एक इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K बार। अब बात आई भाई कि एट इक्विलिब्रियम हम लोग जानते हैं, एट इक्विलिब्रियम बेटा अपने को पता है ना कि डेल्टा G नॉट बराबर क्या होता है, माइनस RT/ln K, माइनस RT/ln K,
माइनस आर टी एल एन के, यही तो होता है। डेल्टा जी नॉट इज व्हाट? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। और एक चीज हम लोग और जानते हैं, अच्छा अपना जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हम लोग क्या लिख लें? के बार, ठीक है, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? के बार। तो के बार को अगर यहां से मैं लिखना चाहूं तो के बार को मैं क्या लिख सकता हूं? ई टू द पावर माइनस डेल्टा, जब इसको मैं के बार करूं तो यहां डेल्टा जी नॉट के बदले डेल्टा जी बार कर दूं, माइनस ई टू द पावर माइनस डेल्टा जी बार अपॉन आर टी। ऐसा मैं लिख सकता हूं? बिल्कुल सही, ध्यान रखना इस इक्वेशन को। अब देखो, एक और चीज हम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स से पता है कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? डेल्टा जी बार इज इक्वल टू डेल्टा एच बार माइनस टी डेल्टा एस बार। अब ये जो बार है, ये प्रोसेस क्या है? ये एक्टिवेशन का प्रोसेस है। रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में आप जा रहे हो तो इसको क्या बोलोगे? ये एक्टिवेशन का प्रोसेस है। तो बेटा जो ये डेल्टा जी बार है, डेल्टा जी बार को आप क्या बोलोगे? गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ एक्टिवेशन। इसको क्या बोलोगे? एंथैल्पी चेंज ऑफ एक्टिवेशन। और डेल्टा एस बार को क्या बोलोगे बेटा? एंट्रोपी चेंज ऑफ एक्टिवेशन। यानी ये सारे चीजें हम लोग कब मेजर कर रहे हैं? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है। तो जरा बताओ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी बार इन दिस इक्वेशन, डेल्टा जी बार की वैल्यू बेटा यहां से पुट करो, इस इक्वेशन में पुट करो, तो क्या आएगा? के बार इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच बार, डेल्टा जी बार की जगह डेल्टा एच बार माइनस टी डेल्टा एस बार, और नीचे में बेटा क्या है? आर टी। तो जरा बताओ तो अपना के बार रिड्यूस होके क्या हो जाएगा? ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच बार बाई आर टी, और साथ में ई टू द पावर प्लस डेल्टा एस बार बाई आर टी। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ के बार इन आवर बेसिक वाइन्स इक्वेशन, बेसिक वाइन्स इक्वेशन, इसका नाम क्या है? वाइन्स इक्वेशन। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये इक्वेशन दी थी। तो के बार की वैल्यू यहां पे अब आप सीधे पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा कि रेट कांस्टेंट के, ये रेट कांस्टेंट के है ना बेटा, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन एच। अच्छा, आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर, एन इज अवोगाड्रोस नंबर एंड एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच बार बाई आर टी, और ई टू द पावर डेल्टा एस बार अपॉन आर, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज वाइन जोन्स आयरिंग इक्वेशन। क्या बोला इसको? वाइन जोन्स आयरिंग इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? वाइन जोन्स आयरिंग इक्वेशन। तो आपको पूरा डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल रेट कांस्टेंट के की वैल्यू याद रखोगे तब भी काम चलेगा, तब भी काम चलेगा। अब यहां पे एक चीज और नोटिस करने वाली है, जो एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन है। एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन क्या है बेटा? एक्टिवेशन का प्रोसेस यही है यहां से यहां तक। तो एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन को क्या हम लोग, यही डेल्टा एच बार है एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन, क्या इसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्या इसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो अब अपनी वाइन जोन्स आयरिंग इक्वेशन दूसरे फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं कि रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन एच ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच बार की जगह मैं क्या लिखूं? एक्टिवेशन एनर्जी माइनस ए बाई आर टी, और बोलो ई टू द पावर डेल्टा एस बार
अपॉन आर। नाउ कंपेयरिंग इट विद कोलिजन थ्योरी वाला इक्वेशन, इसको कंपेयर करो विद कोलिजन थ्योरी वाला इक्वेशन बेटा, पी जेड, ठीक है, ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। जब इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे, दोनों तो रेट कांस्टेंट की ही वैल्यू दे रहे हैं, देखो जरा ध्यान से, दोनों बेटा यहां पे रेट कांस्टेंट की ही वैल्यू दे रहे हैं। ये है अपनी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थियरी की इक्वेशन रेट कांस्टेंट की, और ये है अपनी बेटा कौन सी, कोलिजन थियरी की इक्वेशन, मॉडिफाइड कोलिजन थियरी की इक्वेशन, ठीक है। अब बताओ कौन सा टर्म कॉमन है, e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो पी जेड बराबर आर टी अपॉन एन एच और ई टू द पावर डेल्टा एस बार बाई आर लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो जरा देखो, इसको मैं लिखता हूं अगर कि पी जेड बराबर आर टी अपॉन एन एच ई टू द पावर डेल्टा एस बार अपॉन आर, देन probability factor P comes out to be RT upon NHZ e to the power delta S bar upon R। ये है probability factor P का मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन। जरा यहाँ पे ध्यान दोगे कि अब ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ने बताया कि जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर रैंडमली इंट्रोड्यूस कर दिया गया था कोलिजन थ्योरी में, जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर रैंडमली इंट्रोड्यूस कर दिया गया था कोलिजन थ्योरी में, उसका कारण क्या था, एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन। देखो ई टू द पावर डेल्टा एस बार अपॉन आर, एक नया टर्म आया है ना, ये किसकी वजह से आया है, एंट्रोपी चेंज। तो जो स्टेरिक फैक्टर या ओरिएंटेशन फैक्टर हम लोग बोल रहे थे वो था क्या, वो रैंडमनेस की वजह से था कि सारे कोलिजन सिस्टमैटिक ओरिएंटेशन के साथ होंगे ये जरूरी नहीं है, कोलिजन्स रैंडमली होंगे भाई। तो वो सही प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो भी सकते हैं, प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन से रिलेट किया जाता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर पी को, जो कोलिजन थ्योरी में रैंडमली इंट्रोड्यूस कर दिया गया था बस अपना आंसर सही करने के लिए। तो सबसे बेस्ट थियरी जो अभी तक अपने पास आई, जिसके पास सारे एक्सप्लेनेशन थे, चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से देखें और चाहे वो काइनेटिक पैरामीटर्स के हिसाब से देखें, वो सारा कुछ किस में मिलेगा हम अपने को, ट्रांजिशन स्टेट थियरी में। इसीलिए हम लोग इसको ज़्यादा एडवांस्ड थियरी बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने पूरी बात एकदम क्लियर कर दी। अब जो इसमें रेट कांस्टेंट के आया है, उसने वैल्यू को ओवर एस्टिमेट नहीं किया है, उसने वैल्यू को ओवर एस्टिमेट नहीं किया है, ठीक है। इसको चाहोगे आप तो इसको और किससे कंपेयर कर सकते हो, अरेनियस इक्वेशन से, k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो a किसके बराबर आएगा, पी जेड। जो a था फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, वो किसके बराबर है, p इंटू जेड, यानी प्रोबेबिलिटी फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर इंटू फ्रीक्वेंसी फैक्टर, जब मैं अरेनियस से कंपेयर किया। और फिर जब इसको कंपेयर किया किससे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थियरी से, तब मैंने बोला कि P बराबर क्या है, आर टी अपॉन एन एच जेड ई टू द पावर डेल्टा एस बार अपॉन आर, और यहाँ से मुझे डेल्टा एस बार मिला विच इज़ एंट्रोपी चेंज ऑफ एक्टिवेशन या एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग एक्टिवेशन। और तब मैंने बोला ये एंट्रोपी चेंज क्यों हुआ है, क्योंकि कुछ रैंडमनेस थी सिस्टम में, सारे ओरिएंटेशंस प्रॉपर नहीं थे, सारे कोलिजन्स प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ नहीं हो रहे थे। भले ही सफिशिएंट एनर्जी होती, बट ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट फॉर्म करे ही, ठीक है। जैसे कि SN2 में लिविंग ग्रुप के हमेशा बैक साइड से ही अटैक होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल का। अब सारी चीज़ें समझ में आ गई, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या क्या हुआ है। कोलिजन थियरी ने पी को इंट्रोड्यूस तो कर दिया, बट रैंडमली इंट्रोड्यूस किया, पी का कोई मैथमेटिकल सपोर्ट उन्होंने नहीं दिया। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थियरी ने पी का मैथमेटिकल बैकग्राउंड भी समझा दिया कि ये क्यों आया है, ये एंट्रोपी चेंज की वजह से इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है बच्चों। चलो आज हम लोगों का केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर ख़त्म हो गया। अब इस पे आपका काम है
कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप प्रैक्टिस करिए बेटा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए उतना अच्छा है। लेक्चर में सारी चीज़ें कवर कर दी गई हैं, अब आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। पास्ट ईयर के क्वेश्चंस ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा एग्जामिनेशन से पहले, क्योंकि वहाँ से आपको रियल आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। एंड मैं इतना ही कहूँगा एंड में, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बढ़िया से पढ़ाई करिए बेटा, ये लॉकडाउन को पार करके अपने को एग्ज़ाम में अच्छे से क्वालिफाई करना है, ठीक है, बढ़िया रैंक लानी है। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट।